This is a no insurance BS video. Sorry, this is a no BS insurance video. Let's go. So hello everyone. In this video we're going to talk about कि कौन-कौन से insurances आपको अपनी लाइफ में लेने चाहिए. मतलब 72 से ज्यादा insurances इंडिया में भी अवेलेबल है एंड उसमें से कौन से 2-3 रहस्यमय इंश्योरेंसेज है वो हम बात करेंगे जो आपको लेने चाहिए. उनके अलावा आप सबको इग्नोर मार सकते हो, मजे से कोई दिक्कत नहीं है. एंड आई कैन एश्योर यू कि उस चक्कर में आपको कोई फोमो या कोई एंजाइटी भी नहीं होगी कि कोई इंश्योरेंस छूट गया, कुछ हो ना जाए. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कौन-कौन सी इमरजेंसीज लाइफ में जनरली आती है एंड उनको कवर करने के लिए कौन से इंश्योरेंसेज की जरूरत है. That's it. So without wasting any time, let's go. बहुत से लोग बोलते रहते हैं कि गारंटीड इनकम प्लान ले लो, एंडाउमेंट पॉलिसी ले लो. लोग तो फोमो के चक्कर में LIC पॉलिसीज करा देते हैं कि ATC का बेनिफिट कैसे मिलेगा. तो लोगों को पता नहीं है कि म्यूचुअल फंड ELSS टैक्स सेवर से भी ATC बेनिफिट निकलता है. बहुत से लोग हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप ही वो. एंड देन लॉट ऑफ पीपल जिनको ये लगता है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट साथ में भी होनी चाहिए. तो यूलिप करके एक पॉलिसी है, उसको लोग बेचते हैं मजे से और खरीदते भी हैं एंड प्राउड भी फील करते हैं कि मैंने तो यूलिप में डाला है, मैंने कौन सा गारंटीड इनकम प्लान या पॉलिसी में डाला है. एंड फिर कुछ धुरंधर लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं हमारी कंपनी या फिर एम्प्लॉयर से हमारे हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है तो हमें क्या जरूरत है. एंड 5वें लोग होते हैं जिनको टर्म इंश्योरेंस ना तो पता है और पता है तो लेते भी नहीं है. तो इस वीडियो में ये सारे मिथ्स की हम बात करेंगे, क्या चीज सही है क्या नहीं है एंड क्या आपको करना चाहिए टू सेफगार्ड योरसेल्फ फ्रॉम इमरजेंसीज, मेडिकल बिल्स, आपकी फैमिली को सेफगार्ड करने के लिए एंड जिससे आपका स्ट्रेस फ्री. आई नो इमरजेंसी स्ट्रेस फ्री नहीं होती बट एटलीस्ट फाइनेंशियली तो आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हो. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट पॉलिसीज जो कि ऑफर्ड है बाय डिफरेंट कंपनीज. तो LLA का एक वीडियो था जिसमें HDFC संचय प्लस को उन्होंने संचय माइनस बोला था, विच इज एक्चुअली ट्रू. HDFC संचय प्लस या संचय माइनस जैसी पॉलिसीज जो कि इंडाउमेंट पॉलिसीज होती है, गारंटीड इनकम प्लान्स होती है, यूलिप्स भी होते हैं, इन सबको आप इग्नोर मारो फुल फ्लो में. मतलब कोई जरूरत नहीं है आपको इन्वेस्ट करने की 50-50 हजार रुपए साल के एंड देन फिर 10 साल बाद 11वें साल से आपको 60-60 हजार रुपए मिलेंगे. मतलब 10,000 रुपए पर साल आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे. ये देखो कितना बढ़िया बेनिफिट है. अगर आप XIRR कैलकुलेट करोगे ऑन एक्सेल टेबल यू विल फाइंड आउट कि इनका 3 से 4% से ज्यादा का XIRR बिल्कुल भी नहीं है. मतलब आपका पैसा 3-4% से ज्यादा कोई भी नहीं दे रहा. बैंक में पड़े सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट भी इससे ज्यादा होता है. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूलिप. सो अब यूलिप पे आ जाते हैं. यूलिप में तो कोई गारंटीड इनकम प्लान है नहीं, तो फिर इसमें नुकसान क्या है. नुकसान इज यूलिप एक्चुअली ऑफर्स हेल्थ इंश्योरेंस प्लस एक इन्वेस्टमेंट. हेल्थ इंश्योरेंस को कंपोनेंट, लेट्स से आप 1 लाख रुपए पर ईयर की एक प्रीमियम पे करते हो, उसमें से 90,000 रुपीज आपका इन्वेस्ट होता है एंड 10,000 रुपीज आपका हेल्थ इंश्योरेंस में जाता है. नाउ द प्रॉब्लम हियर इज कि 10,000 में जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर हो रही है, अगर इस पॉलिसी के बाद आप मार्केट में दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे तो 10 टाइम्स कवर मिलेगा ऑन द सेम प्रीमियम ऑफ 10,000 रुपीज. बचे हुए 90,000 रुपए ये किस फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ करते हैं? ये सिंपल खुद के बनाए हुए फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि बिल्कुल भी ग्रो नहीं करते. मतलब ग्रो तो करते हैं बट उस रेट पे ग्रो नहीं करते जिस रेट पे मार्केट ग्रो कर रहा है या बाकी म्यूचुअल फंड्स या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ग्रोथ का क्या है उस रेट पे कभी भी ग्रो नहीं करेंगे. एंड सेकंड ऑफ ऑल 90,000 में से 2 से 3% का आपका कमीशन लग जाएगा बिकॉज ये डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स या डायरेक्ट फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करते. 2-3% कमीशन कटता है, उस पे GST लगता है. लगभग 2.36% ये आता है टोटल एंड उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है वो इन्वेस्ट होता है. तो एक बात बताओ, 90,000 रुपीज आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मान लीजिए एक साल में 12% ग्रो किया तो आपने 3% तो इसमें कमीशन ही पे कर दिया, तो लगभग वो 9 to 10% की रिटर्न देगा. ऑन अ स्मॉल स्केल ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बट अगर आप 10, 20, 30 साल तक का ड्यूरेशन अगर देखोगे तो ये करोड़ों तक पहुंच जाता है. तो आप अपने करोड़ों का नुकसान बचाने से अच्छा है नॉर्मल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो. कौन से म्यूचुअल फंड्स में करना है इस पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो आप चेकआउट कर सकते हो, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से होते हैं, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए. मतलब दैट इज ऑल्सो नो BS म्यूचुअल फंड्स वीडियो. तो उसमें यू विल गेट टू नो कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए. बाकी सारे म्यूचुअल फंड्स जो भी नॉइज है, लगभग 1400 से ऊपर म्यूचुअल फंड्स है टोटल, उन सबको इग्नोर कैसे करना है, कौन से सही है, उस वीडियो में पूरा है. नाउ बैक टू टॉपिक. तो गारंटीड इनकम प्लान खत्म हो गए, यूलिप्स खत्म हो गए, इंडाउमेंट पॉलिसी भी यही होती है जो LIC की बेची जाती है. इसमें गारंटीड इनकम प्लान ना बोल के इसमें मेच्योरिटी वैल्यू होती है. सो लेट्स से आपने हर साल कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, 10 साल बाद जब आपके बच्चे बड़े होंगे ये बोला जाता है कि आपको एक मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी, उससे आप इनकी शादी कर देना. इससे बढ़िया है अगेन म्यूचुअल फंड्स में या मार्केट्स में आप इन्वेस्ट करिए. जरूरी नहीं आपको इक्विटी मार्केट जो कि डायरेक्ट शेयर मार्केट है उसमें इन्वेस्ट करना है. कुछ पैसा सेफ गार्ड करने के लिए आप FDs में इन्वेस्ट कर सकते हो. एंड राइट नाउ रेपो रेट बहुत ज्यादा हाई है तो FD 8 से 9% पे मिल रही है. नाउ इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन FDs. आप डेट म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि गारंटी इनकम देते हैं, लगभग नॉट गारंटी बट यू कैन से कि वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, मतलब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को लोन पे पैसा जाता है तो उसमें आपको इंटरेस्ट रेट 9 से 10%, 12% तक भी मिल सकता है. तो दिस इज ऑल्सो गुड वे आपके रिस्क को हेज करने का. हेज मतलब है कि मैनेज करने का. बहुत ज्यादा रिस्क आप इक्विटी में ना लो, 20-30%, 40% डेट में भी ले लो, FDs में भी ले लो एंड दैट इज अ गुड प्ले. इससे आपका एक बहुत अच्छा सुंदर सा पोर्टफोलियो बन जाएगा एंड यू कैन
एंड ग्रो मनी 15% के कैडर पे। तो इसके अलावा जो भी पॉलिसीज आप गवर्नमेंट स्कीम जैसे एनपीएस अपने पेरेंट्स के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर 40-50 ईयर्स के पास में हुए 60 ईयर्स तक के इन्वेस्टमेंट होगा एंड आप रिस्क भी अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, कितना परसेंट एग्रेसिव है या मॉडरेट है या लो रिस्क का इन्वेस्टमेंट आपको करना है, या क्योंकि वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, उनके भी म्यूचुअल फंड्स बनाए हुए हैं, या फिर आप गवर्नमेंट की स्कीम जैसे सुकन्या समृद्धि योजना या फिर अदर पीपीएफ टैक्स जिसमें 7 से 8% टैक्स फ्री इनकम आपको हो जाएगी, तो वो भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन होता है। तो और कोई भी पॉलिसी जो आपके सामने है विद टाइम आती रहेगी, आपको सामने लाया जाएगा, दिखाया जाएगा ये एक नई पॉलिसी, इसमें कर लो, इसमें सबको इग्नोर मारना है। जो ओनली 4 चीजें आपकी करने की वो है ये। सबसे पहला, बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। आप अपना इमरजेंसी फंड बनाओ, इमरजेंसी कॉर्पस बनाओ। सेकंड, एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। थर्ड, एक टर्म इंश्योरेंस ले लो। फोर्थ, आप म्यूचुअल फंड्स में कर लो। दैट्स इट। इसके अलावा इन चारों के अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू कैन कॉल इट इन्वेस्टमेंट का फैब फोर। रियल लाइफ क्रिकेट का फैब फोर तो हमें पता है कौन है, और फर्स्ट नंबर पे भी हमें पता है कौन है, चारों इंडियन प्लेयर थे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इमरजेंसी फंड्स कितना बनाना है, कैसे बनाना है। सो द थिंग इज, आपने वो कहावत तो सुनी होगी दैट एवरी मिडिल क्लास हाउस होल्ड इज 1 हॉस्पिटल बिल अवे फ्रॉम पॉवर्टी। इसका मतलब ये है, आप लोगों को आती तो होगी इंग्लिश, अच्छा हमको सिखा दिया है। इसका मतलब यही है कि एक हॉस्पिटल बिल आया नहीं कि आप रोड पे आए नहीं। सिंपल एज दैट। सो एज ब्रूटल एज इट साउंड्स, यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दिस। तो कैसे करोगे? सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड बनाया। कितना? अगर मान लीजिए आपकी जॉब चली जाती है, कुछ भी हो जाता है, कोई भी वे से आपकी रेगुलर इनकम बंद हो जाती है, उसके लिए आप 6 महीने का एटलीस्ट अपना मंथली एक्सपेंस रखो, या फिर 12 महीने का आइडियली एक्सपेंस रखो। 50,000 इनकम है पर मंथ, 30,000 आपकी पर मंथ खर्चे होते हैं घर के नीड्स वगैरह मिला के। वांट्स को हम साइड में रख सकते हैं क्योंकि इनके बिना भी लाइफ चल सकती है। नीड्स में आते हैं आपके घर का बिल, बिजली का बिल, फोन का बिल, खाना पीना वगैरह सब कुछ, रेंट वगैरह सब कुछ। तो आपकी नीड्स मान लीजिए 30,000 रुपीज पर मंथ है। दैट मीन 1,80,000 रुपए बैंक में डाल के भूल जाओ। दैट्स इट। अच्छे बैंक में, ऐसा नहीं हो बैंक ही बंद हो जाए, कल आज डाले कल खत्म। या फिर 3,60,000 रुपए आइडियली आप उस बैंक में रखिए, सो दैट आपके 12 महीने के एक्सपेंसेस कवर्ड है। आपको डर नहीं है, अगर आपकी जॉब भी चली जाए तो आप 12 महीने के लिए तो कवर्ड हो, एंड आप आराम से जॉब देख सकते हो अपने लिए विद टाइम, एंड खर्चा धीरे धीरे मैनेज कर सकते हो। सेकंड, एक हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस में सबसे बड़ा कैच यही है कि कौन सा वाला हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस सही है और कितने कवर का लेना है। बहुत सी कंपनीज है, बहुत से नंबर्स है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो वगैरह वगैरह, किसको ध्यान में रखते हुए लेना है। तो इसमें देयर आर 2 फिगर्स, क्लेम सेटलमेंट रेशियो एंड अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो बेसिकली मींस कि 100 क्लेम अगर कंपनी को मिले थे तो कितने नंबर ऑफ क्लेम्स उसने पास कर दिए। जैसे मान लीजिए 99, सो 99 वुड बी द क्लेम सेटलमेंट रेशियो। अब इसमें होता क्या है, बहुत सी कंपनी चालू होती है, मान लीजिए बहुत सारे क्लेम्स हैं, सस्ते सस्ते 1-2 लाख वाले क्लेम तो सारे पास कर दिए, 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ वाले क्लेम रोक लिए। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो से आपको ये तो पता चलेगा नहीं कि महंगे वाले इन्होंने रोक दिए और सस्ते वाले पास कर दिए। इसके लिए देयर इज एन अनदर रेशियो, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। इसमें ये पता चलता है कि कितने का क्लेम था, कितना उन्होंने पैसा पास किया है आगे। तो ये 2 रेशियो हमेशा अपने ध्यान में रखना, ये दोनों हमेशा हाई होने चाहिए, एंड 80 से अबव ये दोनों रेशियो तो इट्स गुड। सो हेल्थ इंश्योरेंस का कवर कैसे डिसाइड करना है? सिंपली इट मैटर्स आप किस लोकेशन में हो। इफ यू आर अ टियर 1 सिटी का कस्टमर, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, गुड़गांव, बैंगलोर, कोलकाता, जो भी टियर 1 शहर है जिसमें सबसे ज्यादा स्काई रॉकेट की तरह मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वहां पे द कवर अमाउंट शुड बी हायर। सो लेट्स से आप टियर 1 सिटी में रहते हो एंड यू आर अ यंगस्टर, 25 से 30 साल मैक्सिमम आपकी एज है, तो आपका कवर शुड बी अराउंड 10 to 15 lakhs। यही आपके अगर पेरेंट्स है 40 to 60 तक, मतलब सीनियर सिटीजन नहीं है, 40 to 60 अगर उनकी एज है, तब उनका क्लेम शुड बी 10 to 20 lakhs। अगर वो 60 से ऊपर है तो 20 लाख से ऊपर का कवर इज आइडियल। अब अगर आप टियर 2 शहर में रहते हैं तो ऑब्वियसली आपका मेडिकल इन्फ्लेशन भी कम होगा, तो इसी अमाउंट का 50-50% भी ले सकते हो। तो 5 to 10 लाख तक का आपका कवर इंडिविजुअल का हो सकता है, फैमिली का 60 ईयर से कम का 8 to 15 लाख हो सकता है, और वही 60 से ऊपर का 15 से 20-30 लाख तक हो सकता है मैक्सिमम। एंड देन टियर 3 में आप टियर 2 वाले नंबर्स का 75% कर सकते हो या उससे कम कर सकते हो। सो दिस वे आपका कवर डिसाइड हो गया। एंड ये रही कुछ टर्मिनोलॉजीज जो आपको ध्यान रखनी है। नो रूम रेंट लिमिट, जो भी आपका रूम है प्राइवेट रूम तक आपको कोई भी रूम रेंट की लिमिट नहीं होनी चाहिए। मतलब आप आराम से हॉस्पिटल में जाओ, एक प्राइवेट रूम ले लो, कोशिश करना आप डीलक्स रूम ना लो, चाहे कवर हो या पॉलिसी में ना हो, बिकॉज बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज होती है। एंड डीलक्स रूम का अगर फेयर 50% ज्यादा है तो पूरे कवर अमाउंट का 50% ही आपको पास होगा, तो ऐसी गलती आप मत करना। सेकंड, कोई कोपे का क्लॉज नहीं होना चाहिए। बहुत सी कंपनीज ऐसा करती है कि इंश्योरेंस में डिस्काउंट दे देती है कोपे बोल के कि 10 to 20% आप दे देना, ये भी मत करना। पूरा इंश्योरेंस अमाउंट जो है, जो कवर है, आप ही दोगे, मैं 10 से 20% नहीं कंट्रीब्यूट करूंगा, मैं पैसे दे रहा हूँ, दैट्स इट। थर्ड, डिडक्टेबल, ये भी हो सके तो डिडक्टेबल भी 0 ले लेना। जिस भी हेल्थ इंश्योरेंस का आप लो, डिडक्टेबल हमेशा 0 लो या मिनिमम लो। कुछ डिजीजेस हैं जिनका डिडक्टेबल 0 नहीं हो सकता, बट मोस्टली डिडक्टेबल आप 0 बोल के अगर लोगे तो आपको ये वाला प्लान ऑफर हो सकता है। डिडक्टेबल सिंपली मींस कि जो भी आपका हॉस्पिटल
का बिल है उसमें से कुछ रुपए पहले आप दोगे, फिर इंश्योरेंस कंपनी देगी। सो 0 इधर भी एक अच्छा नंबर है। रिस्टोरेशन बेनिफिट, अगर मान लीजिए आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है फैमिली की, आपकी मम्मी एंड आपके पापा की, एंड किसी को एक डिजीज हो गया तो हो सकता है 10 लाख के कवर में 5 लाख का बिल लग गया हो, तो 5 लाख ही रहेगा। तो रिस्टोरेशन बेनिफिट में होता है कि वापस वो कवर 10 लाख पे हो जाता है अगर कोई एक फैमिली मेंबर यूज करता है, तो भी इसको ऑटोमेटिक रिचार्ज भी बोलते हैं। एंड देन डिजीज वाइज सब लिमिट, हो सके तो कोशिश करना डिजीज वाइज सब लिमिट ना हो, अगर हो तो मिनिमम हो। देयर आर अ फ्यू सब लिमिट्स सच एज कैंसर, डायबिटीज, कैटरैक्ट एंड नॉर्मल अपेंडिक्स। इन सब की जो भी नॉर्मल बीमारी जो होती रहती है टाइम टू टाइम, इन सब का एक डिजीज वाइज सब लिमिट लगा रखा है। तो सब लिमिट ना हो तो गुड, बिकॉज हाई चांसेस है इन बीमारियों के आपका होने के, एंड इसमें अगर सब लिमिट लग जाएगा तो फिर तो पॉइंट क्या है इतना प्रीमियम भर के इतने का कवर लेने का अगर वो कवर्ड ही नहीं है। तो बाकी नो क्लेम बोनस होना चाहिए, हॉस्पी कैश हो तो अच्छा है, एंड डे केयर ट्रीटमेंट हो तो भी अच्छा है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैसे कैसे आपको इंश्योरेंस करानी चाहिए। अगर आप एक यंगस्टर हो 30 से कम के हो तो आपकी इंश्योरेंस एक सेपरेट होनी चाहिए, आपके पेरेंट्स की एक सेपरेट होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ फैमिली फ्लोटर में घुसोगे तो जनरली आपका कवर भी पेरेंट्स वाले प्रीमियम जितना आएगा। तो पैसे बचाने के लिए आपका सेपरेट रखो, पेरेंट्स का सेपरेट रखो। सो दिस इज हाउ योर हेल्थ इंश्योरेंस शुड बी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टर्म इंश्योरेंसेस। टर्म इंश्योरेंस में आइडियली आपका 25 टाइम्स ऑफ जो भी एनुअल इनकम है वो होना चाहिए। लेट्स से 50,000 इनकम है, 6 लाख रुपीज आपकी साल की इनकम है, इसका 25 टाइम्स इज 1.5 करोड़। दैट मीन्स 1.5 करोड़ का कवर का टर्म इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। जितना जल्दी आप लाइफ में करा लोगे उतना ज्यादा बेटर है। इफ यू आर यंगस्टर 20-25 साल से भी कम के हो तो अभी करा लो। पेरेंट्स भी अगर ठीक है ये जो भी हो गई है कराना जरूरी है तो आपको जल्द से जल्द करा लेना चाहिए। द बेस्ट वेबसाइट्स अवेलेबल आउट देयर आर, एक तो बेशक है एंड देन देयर इज पॉलिसी बाजार, तो दीज आर डिफरेंट वेबसाइट। आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, बट नो कंपनी इज स्पॉन्सरिंग दिस। एंड लास्ट एंड फॉरमोस्ट म्यूचुअल फंड्स, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का अलग से एक वीडियो बना हुआ है। यू कैन सिंपली गो देयर एंड अंडरस्टैंड कि कैसे आप ये 3 चीज, दैट इज आपका इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, ये होने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, एंड दैट इज हाउ योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जर्नी वुड बिगिन। एंड एट द लास्ट नोट, जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस लो उसमें अपनी सारी डिजीज या जो भी आपकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है सच डिक्लेयर करना, बिकॉज इसमें बाद में बहुत पंगे होते हैं। कोई भी एक चीज को पकड़ के बहुत जलाया जाता है इंसान को। मेक श्योर आप सारा कुछ सच बोलो, एंड जो भी ऑनेस्टली आप डिक्लेयर करोगे पॉलिसी में, इट विल गिव यू वेरी गुड बेनिफिट। आप 2-4 हज़ार रुपए प्रीमियम बचाने के चक्कर में कुछ झूठ मत बोलना। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे अपने आपको फाइनेंशियली सिक्योर करना है इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने से पहले, एंड कौन कौन सी इंश्योरेंसेस आपको लेनी है, दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस। कोई भी चीज अगर आपको ना समझ आए तो कॉमेंट्स में आप बता देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।